everyone and welcome back to my YouTube channel BPSC DD फिजिक्स एडिशन ऑफ साइंस घटना चक्र सीरीज़। अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अलग अलग लॉज गिवन है, जैसे केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये सारे हो गए लॉज, पीरियोडिक मोशन वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो हम पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग फिल्टर आउट करके जो ऊपर इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे कर लीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ब्रह्मदत्त। ठीक है, 7th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे वो, एंड उन्होंने लिखी है ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांत, इन विच ही डिक्लेयर्ड दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू अर्थ। Next is, who gave the theory of gravity? So it was Isaac Newton. Who propounded the universal law of gravitation? So it was again Newton. Astronauts in space cannot stand erect. This is because in space, तो क्या वजह होती है? Because space में gravity नहीं होती, इसलिए सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं astronauts. Next है, if an apple is released from an orbiting spaceship, it will move along with the spaceship at the same speed. Okay. नेक्स्ट है, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल्स विद इन इट्स बेस। तो वो उसका जो मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करते हुए लिखा गया है ये। आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वर ट्वाइस व्हाट इट इज नाउ, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय द सन वुड बी। तो अगर अर्थ और सन की जो डिस्टेंस है उसे अभी डबल कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है जो अर्थ अपनी सन के ऊपर लगा रहा है वो 1/4 हो जाएगी ऑफ व्हाट इट इज़ नाउ। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगेन डेरिवेशंस जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन है, प्लीज़ उनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, बिकॉज फिजिक्स इज समथिंग विच आई डोंट थिंक कि मैं उतना प्रॉपरली आपको डेरिवेशंस वगैरह एक्सप्लेन कर पाऊँगी। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग फ्रॉम अबव इट्स वेट, तो जब एक कोई सामान जो है वो ऊपर से गिर रहा है तो उसका वेट जो है वो एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, आइडियल कंडीशंस में। इफ़ अ फेदर, अ रबर बॉल एंड अ वुडन बॉल आर फॉलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम। अब यहाँ पे देखिए वैक्यूम लिख दिया है ना, दिस इज द कैच। देन तो अगर एक वैक्यूम में है तो सारी चीज़ों की स्पीड सेम हो जाती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेट और मास। तो आंसर हो जाएगा ऑल 3 आइटम्स विल रीच द ग्राउंड टुगेदर। ठीक है, because every object undergoes free fall in the vacuum with the same acceleration. If pieces of equal size of woods, wax and iron falling from a same height, which one will reach the surface of the earth first? अब यहाँ पे क्या है, फिर से चीज़ें दी हुई हैं कि इक्वल साइज हैं वुड, वैक्स और आयरन के, और ये सेम हाइट से गिर रहे हैं, तो इसमें से सबसे पहले अर्थ पे क्या पहुँचेगा? तो इसका भी आंसर है दे विल रीच एट द सेम टाइम। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है इट अप्लाइज टू ऑल द सब्जेक्ट्स एंड बिकॉज द साइजेज आर इक्वल। ठीक है, इस वजह से जो है वो सेम तरीके से नीचे लैंड करेंगे सेम टाइम पे। अगला है, द 2 balls ऑफ आयरन एंड वुड्स ऑफ सेम वेट ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट इन एयर। तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 balls हैं, एक आयरन का है एक वुड का है, वेट उनका सेम है, साइज यहाँ मेंशन नहीं किया गया, वेट और हाइट बताई गई है। तो जो वुडन बॉल है वो जल्दी नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि बट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आयरन बॉल फॉल्स फर्स्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज एंड वुड बॉल फॉल्स लेटर बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो बड़े ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर देती है, भले उसका सेम वेट क्यों ना हो। तो यहाँ पे हमें सेम वेट बताया गया, तो सेम वेट में अगर एक वुड जो है, वुड का पीस है बॉल, वो इतना बड़ा है, इसी का इक्विवेलेंट जो वेट होगा वो आयरन बॉल इतना बड़ा हो जाएगा और ये जल्दी नीचे गिर जाएगा क्योंकि इसका स्पेस कम है। तो यहाँ से जो एयर की रेजिस्टिविटी है वो भी इसको कम मिलेगी, और यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है तो एयर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, तो इसी गिरने में टाइम लगेगा। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम वेट है लेकिन शेप अलग अलग है, इसलिए जो वुडन बॉल है वो फॉल्स लेटर, इट विल फॉल लेटर। और यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि इक्वल साइजेस थे। ठीक है, इसलिए इक्वल टाइम पे ही ये फॉल किए। Okay, this is the difference. 2 balls A and B are of 10 kg and 1 kg respectively. They are dropped simultaneously from a height of 20 मीटर। तो इसमें से क्या करेक्ट है? तो अगेन सेम वाली बात है कि यहाँ पर साइजेस नहीं बताए गए हैं, यहाँ पे वेट्स बताए गए हैं। सो दे विल फॉल रीच एट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ठीक है, इक्वल हाइट से क्योंकि गिर रहे हैं।
2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून। तो सरफेस ऑफ द मून के टाइम पे हमें बताना है कि 2 ऑब्जेक्ट हैं जो फ्री फॉल कर रहे हैं, दे विल हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अगला है द वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द मून इज 1/6 इन कंपैरिजन टू अर्थ। तो ये ठीक है। द मून डज नॉट हैव ग्रेविटी लाइक अर्थ। तो ये इनकरेक्ट है, मून की अपनी ग्रेविटी होती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा A is true बट R is false। ठीक है। अगला है द वेट ऑफ एनीबडी इज। तो वेट ऑफ एनीबडी इज मैक्सिमम एट पोल्स। तो इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ, ठीक है ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ मूव करते हैं तो जो वेट है वो एक किसी भी इंसान का मैक्सिमम आएगा पोल्स पर। अगला है, और इसका रीज़न भी देखिए यहाँ पे गिवन है कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी G इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल्स, दैट इज वाई द वेट विल बी मैक्सिमम एट द पोल्स। ओके, नेक्स्ट है द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछा गया, तो अगेन वही मैक्सिमम एट पोल्स। इफ द स्पिनिंग ऑफ स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेज। तो अर्थ की एक स्पीड है रोटेशन की, अगर वो स्पीड फास्ट हो जाती है देन द वेट ऑफ द बॉडी एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो वेट जो है इक्वेटर पे वो कम हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग, इसे बिल्कुल आपको रट लेना है। इस मैकेनिज्म को याद हो गया तो आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। The variation of displacement d with time t in the case of a particle falling freely under gravity from rest is correctly shown in the graph। तो हमें दिखाना है कि जो वेरिएशन है d की टाइम t के साथ एक पार्टिकल जो है वो फ्री फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, तो उसका जो करेक्ट ग्राफ है वो क्या होगा, वो ये होगा। ऐसे सवाल मुझसे सॉल्व नहीं होते, आई जस्ट सिंपली स्किप सच क्वेश्चंस बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो आई एम नॉट दैट गुड एट साइंस। फिर से देखो, ये क्वेश्चन देख के मुझे पता चल रहा है कि मुझसे नहीं होने वाला है, पढ़ देती हूँ। अ स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल with the horizontal as shown in the given figure, a body starts from rest and slides down on the inclined surface, the time taken by the body to reach the bottom is। तो जो भी कैलकुलेशन लगा कर के आंसर आया है ये। अगर आप में से कोई है जिसने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है, जिसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, who can explain this, so प्लीज़ इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू देम। ओके, a ball is dropped from a top of a high building with a constant acceleration। तो यहाँ एक्सेलरेशन दे दिया, what will be its velocity after 3 seconds। तो यहाँ पे टाइम भी गिवन है। अब जो हमें फॉर्मूला लगाना है वो ये है, और इस पे लगा करके आंसर जो आया है वो 29.4 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, इट्स मास रिमेनिंग सेम, द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस वुड। तो जो रेडियस है अर्थ का वो 1% से श्रिंक हो गया, मास सेम है, तो वैल्यू ऑफ g जो है वो बढ़ जाएगी बाय 2%। ओके, अगेन द फॉर्मूला यूज्ड इज हियर, आप देख सकते हैं कैसे डिराइव किया गया। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक विल बी, तो इट विल बी मोर देन 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्या रीज़न है, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी नहीं किया गया। द मास ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज 100 kg। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज दिस, देन द मास ऑफ द बॉडी ऑन द मून इज, अगेन इसको कैलकुलेट किया गया है तो 100 kg ही रहेगा। ओके, मास जो है वो चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें नोट करके रखने की होती हैं। तो अगर वेट चेंज होगा ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ग्रेविटी, सो द मास विल रिमेन सेम एज इट वाज ऑन द अर्थ, इट विल रिमेन सेम ऑन द मून एज वेल। वेटलेसनेस इज ड्यू टू, तो ऑब्वियसली जीरो ग्रेविटी, अर्थ स्पेस में जैसे ग्रेविटी नहीं होती तो वेटलेसनेस फील होती है। इफ द अर्थ ट्रेवल्स इन इट्स ऑर्बिट एट अ स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4400 किलोमीटर पर आवर, वाई डू वी नॉट फील दिस हाई स्पीड। तो इस हाई स्पीड जिसमें अर्थ अपने जो रोटेशन कर रही है ऑर्बिट पे, ये इतना हाई स्पीड है 4400 किलोमीटर पर आवर, बट हमें ये स्पीड क्यों नहीं फील होती है, बिकॉज आर रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ अलॉन्ग विद द अर्थ ऑर्बिट इज 0। तो ये हमें बैलेंस आउट कर देती है। अगला है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर्स, विच आर द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। कि अगर ग्रेविटी जो है अर्थ की वो सडनली खत्म हो गई तो क्या होगा, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम 0 बट द मास विल रिमेन सेम। क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि मास के ऊपर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मास वही रहेगा, वेट चेंज हो जाएगा, आंसर विल बी ए। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, दिस इज सो बिकॉज अट्रैक्शन ऑफ अर्थ जो है वो प्रोवाइड नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। तो अर्थ का जो अट्रैक्शन है वो नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रह करके अर्थ की चक्कर काट रही होती है। ठीक है, अगला है, सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ, किस वजह से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सर्कुलर फोर्स में हमने पढ़ा था।
A geosynchronous satellite continuously active in its orbit due to centripetal force which is obtained by, तो centripetal force किस चीज़ से obtain होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अर्थ से, ठीक है। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सैटेलाइट पर लग रहा है, उसकी वजह से ही वो अपने सेंट्रीपिटल फोर्स को मेंटेन करते हुए ऑर्बिट में घूम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू फोर्सेज ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो जो फोर्सेज ऑफ नेचर है इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमें बताना है विद रेफरेंस टू देम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला है कि ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4, पहले ही स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर इज ए, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट्स ओनली ऑन पार्टिकल्स विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रो के नाम से हमें पता चल रहा है कि ये मैग्नेटिज्म कब काम करेगा, जब इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होगा किसी पार्टिकल में। वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉजेज रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो ये तो मैकेनिज्म ही है, ठीक है। तो इन चारों फोर्सेज में पहली चीज़ तो हमें चारों इन फोर्सेज का नाम याद होना चाहिए, एंड चारों में से ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स एंड न्यूक्लियर जो है इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम, ओके। सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट then when will he feel that his weight gets increased, तो अगर आप एक लिफ्ट में हैं तो आपको कब फील होता है कि आपका वेट जो है वो बढ़ गया है? when the elevator is going upward expeditiously, ठीक है। अगर आपने लिफ्ट वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो इन माइन्यूट चीज़ों को कभी ध्यान दिया होगा कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें बहुत लाइट फील होता है, वहीं जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो सडनली ऐसा लगता है कि सारा जो ब्लड रश हो रहा है बॉडी में वो हमें पुल डाउन कर रहा है, ठीक है। तो वेट हमारा बढ़ा हुआ हमें फील होने लगता है। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज, तो इट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ठीक है। टाइम पीरियड क्या रहेगा, ऑब्वियसली पेंडुलम इस तरीके से होता है, तो जो भी इसका टाइम पीरियड रहेगा वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर रस्सी लंबी होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जा कर के आने में, और वहीं अगर रस्सी छोटी हुई तो वो यहीं से जल्दी जा कर के वापस आ जाएगा। देखिए, मैं जितने भी फिनोमेना है फिजिक्स के, आई नो इनके सबके पीछे बेसिक लॉज लगते हैं या फिर डिराइव करके इनके आंसर्स निकाले जा सकते हैं। मैं इन्हें सिंप्लीफाई करके जितना ह्यूमन बिहेवियर में डेली लाइफ के एग्जांपल्स के साथ बता सकती हूँ उतना कर देती हूँ, बिकॉज फॉर पर्सन लाइक मी जिनका मैथ्स बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है, उनको ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। इसलिए जो लिफ्ट वाला भी क्वेश्चन है ना, अब आप देखो इसका यहाँ पे देखो प्रॉपर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्या क्या इसके पीछे के रीजंस होते हैं कि कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होती है, बट मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाया कि आप जब लिफ्ट में होते हैं या झूले वगैरह पे होते हैं, जैसे जाइंट व्हील हो गया, ये उन सारी चीज़ों से आप एग्जाम्पल रिलेट करके इन्हें मार्क कर सकते हैं, ओके। अगला है, वाई डू पेंडुलम क्लॉक्स यूजुअली लूज टाइम इन समर, तो समर के टाइम पे क्या होता है कि जो पेंडुलम का लेंथ है वो बढ़ जाता है एंड उसकी वजह से उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। अभी हमने देखा कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, और समर में जो है वो लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा, तो इट लूजेस टाइम इन समर। अगला है, अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन अ सिटिंग पोजिशन, व्हेन द गर्ल स्टैंड्स अप द पीरियड ऑफ द स्विंग विल, तो इट विल बी शॉर्टर। क्यों? अब ये देखिए, जब तक हम बैठ के झूला झूल रहे हैं, ओके, तो जो जितना टाइम पीरियड है, जब हम खड़े होकर के उसी सेम चीज़ पे झूला झूलने लगेंगे तो जो हमारा जो पीरियड है स्विंग का वो शॉर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसका जो मास है वो हाई हो जाएगा, शॉर्टनिंग द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो पेंडुलम का लेंथ शॉर्ट हुआ तो फिर उसका मूवमेंट भी कम हो जाएगा, इट विल बी शॉर्टर, ओके। नेक्स्ट है, अ सिंपल पेंडुलम इज सेट इनटू ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन में भेज दिया गया, मतलब वो मूव कर रहा है ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जो पेंडुलम है। तो पहले हमें बता दें कि क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सीलरेशन इज जीरो व्हेन द बॉब पासेस थ्रू द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन मान लो ये थी, अब यहाँ से आगे बढ़ा है तो एक्सीलरेशन जीरो रहा है, स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इन ईच साइकिल द बॉब अटेन्स अ गिवन वेलोसिटी ट्वाइस, तो ऑब्वियसली जब हमने कोई एक चीज़ को फ्रीली छोड़ा, यहाँ से यहाँ तक वो स्विंग कर रही है, तो उसकी स्पीड जो है, जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, अटेन हो रही है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है। बोथ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉब आर जीरो व्हेन इट रीचेज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग द ऑसिलेशन। आई डोंट थिंक सो, जब वेलोसिटी जो हमारी बढ़ रही है तो वो जीरो कैसे हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेज विथ टाइम, ओके, तो ये भी ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा 1, 2 एंड 4। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जब मीन पोजीशन से पास होता है तो क्या क्या उसके फीचर्स रहते हैं, और जब ऑब्जेक्ट रीचेज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन तो क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसको हम एक बार रीड आउट कर लेंगे तो हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ओके। अगला है, अ पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर इन, तो अभी हमने देखा समर में स्लो हो जाता है, तो ऑब्वियसली विंटर में फास्ट हो जाएगा। अर्थ्स एस्केप वेलोसिटी, दिस इज समथिंग टू कीप रिमेंबर, तो ये याद होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये एस्केप वेलोसिटी है अर्थ की।
What will happen if an object is thrown into space with the speed of 8 किलोमीटर पर सेकेंड? तो इससे क्या होगा, ये अर्थ पे वापस आ जाएगा। क्यों वापस आ जाएगा? क्योंकि एस्केप वेलोसिटी हमारी रिक्वायर्ड है 11.2 किलोमीटर की। तो जब तक इतनी जो स्पीड नहीं होगी वेलोसिटी, तब तक कोई भी चीज़ वो अर्थ के जिसे कहते हैं ना एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके बाहर नहीं जा पाएगा। तो इट विल इवेंचुअली रिटर्न टू अर्थ। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, अब एटमॉस्फेयर पे कोई मून नहीं है, बिकॉज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन इट इज़ लेस देन द रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी हियर। समझ में आया? अच्छी बात है। नहीं आया एक्सप्लेन करके पढ़ लो, अदरवाइज स्किप। इतना हेवी स्टेटमेंट पढ़ करके मेरा दिमाग घूम जाता है। अगला है असर्शन एंड रीजन वाला। लाइटिंग अ कैंडल इन स्पेस डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। ओके, सबको पता है कि अगर स्पेस में जाकर के लाइट जलाओगे तो फ्लेम नहीं जलेगी। अ फ्लेम एग्जिस्ट ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है और यही इसका रीज़न है। और दूसरा रीज़न ऑब्वियसली ऑक्सीजन वगैरह की प्रेजेंस किस वॉल्यूम में प्रेजेंट है वो भी मैटर करता है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला है इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस द साइज ऑफ कैंडल्स फ्लेम विल बी। तो वेटलेसनेस जहाँ पर है तो जो कैंडल का फ्लेम है वो स्फेरिकल हो जाएगा। ओके, मतलब माइक्रो ग्रेविटी वाले उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेसशिप में जाकर के कैंडल जलाएंगे तो वैसे ऐसे जलने की जगह ऐसे जलेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्फेरिकल या मे बी ऐसे। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा, मैंने पहले भी बोला है कि आई एम नॉट द ट्रेंड टीचर। मैंने कोई फिजिक्स वगैरह ये साइंस में मैंने कोई मास्टर डिग्री नहीं हासिल करी हुई है कि मैं हर एक चीज़ हर एक फैक्ट पॉइंट आपको बता दूँ। आई एम जस्ट डूइंग द घटना चक्र क्वेश्चन वाइज, कि आप लोगों को पढ़ने में आसान हो जाए, सॉल्व करने के लिए हो जाए, और कुछ चीज़ों को पॉइंट्स को मैं ईजियर मैनर में बता पाऊँ। जो डिफ़िकल्ट पार्ट है मैं सीधा या तो बोलती हूँ कि इधर आई कैन स्किप, और या आप कहीं से उसको एक्सप्लेनेशन को ठीक से पढ़ करके समझ लो। ठीक है, इन नो मैनर आई डोंट वांट कि आपको मैं कहीं से भी ना गलत बता दूँ या गलत तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ। सो आई जस्ट टू कीप अवॉइडिंग दैट, मैं उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करती हूँ एंड डायरेक्टली ऐसे कि मुझे नहीं पता है। ऑलराइट, PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एंड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, और यू कैन कमेंट डाउन बिलो। ऑलराइट, इसके साथ साथ ही अब मैं पैरेलली केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स डाल रही हूँ। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू, एंड टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अच्छे से पढ़िए। सी यू, बाय।